हाय गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों डिफरेंस क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है जब से पार्टनरशिप डीड में चेंज आता है, उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि फर्म बिजनेस सीज टू एग्जिस्ट। आप अपना बिजनेस पूरा, वो जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपना पूरा बिजनेस बंद कर देते हैं, मतलब बिजनेस ऑपरेशन शट डाउन करेंगे, जो भी एसेट्स हैं उनको सेल आउट कर देंगे और जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। और अगर तब कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। तो आज हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट सीखेंगे। इसमें तीन चीजें बनती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। कैश बैलेंस है कैश, बैंक बैलेंस है तो बैंक। अब रियलाइजेशन अकाउंट का फंडा क्या है, देखो जब फर्म बंद होती है तो वो क्या करेंगे, अपने एसेट्स को सेल करेंगे। तो मान लो बिल्डिंग बुक्स में 2 लाख रुपए आपने शो कर रखी है, बट जो इस समय बिकेगी वो उसका जो करंट मार्केट प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग बिकेगी। मान लो बिल्डिंग के आपको 2,10,000 मिल रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। सेम वे अगर बिल्डिंग से 1,80,000 में बिक रही है तो आपको 20,000 का लॉस हो रहा है। अब आप हर एसेट और लाइबिलिटी पे, हर एसेट को बेचने पे प्रॉफिट या लॉस होगा, या हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो। अब सबका इंडिविजुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर उन एसेट्स की सेल और लाइबिलिटीज की पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, और जो फाइनल बैलेंस बचता है वो हमें नेट प्रॉफिट या लॉस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पता चल जाता है। तो इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे हम सेल पहले तो ट्रांसफर करके एसेट्स को, एसेट्स का अकाउंट क्लोज कर देते हैं, फिर उन एसेट्स की सेल कर देते हैं एसेट्स को। और जब सेल करते हैं तो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेल का अमाउंट दिखाना है। तो जो फाइनल नेट बैलेंस आएगा उससे हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। तो फॉर्मेट क्या है इसका, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपको करना है क्या है, आपको एसेट साइड से सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं। कौन कौन से नहीं करने हैं वो मैं साथ से बताता रहूंगा, ठीक है। तो आप पहले एसेट्स का अकाउंट क्लोज करोगे, तो प्लांट एंड मशीनरी यहां आ जाएगा। अब हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन हो, तो बाय डिप्रिसिएशन वो अमाउंट इधर आ जाएगा बाय डिप्रिसिएशन का। अब डिप्रिसिएशन या तो लाइबिलिटीज पे दे रखा होगा या प्लांट एंड मशीनरी के नीचे ही लेस करके दे रखा होगा, बट ये बहुत रेयरली होता है डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट कभी कभी लाइबिलिटीज पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, तो वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये रिलेशन के डेबिट पे क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला एसेट्स का अकाउंट क्लोज करना है, सारे एसेट्स को रिलेशन में ट्रांसफर करना है। अब एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर उनको क्लोज करना है उनका अकाउंट तो वो क्रेडिट होगा, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट, जो भी एसेट हमें क्लोज करना है जिसका अकाउंट। तो क्योंकि एसेट क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए हम ये डेबिट रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। टू डेटर्स, और डेटर्स का जो प्रोविजन होता है वो इधर आ जाएगा, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो इधर आ गया। फिर बिल्स रिसीवेबल एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। अच्छा, अब इसका लैंड एंड बिल्डिंग का ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हो सकता था, वो उधर आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का अमाउंट इधर आ जाएगा। आपका स्टॉक इधर आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, ये सारे एसेट्स हैं। एक्रूड इनकम्स इधर आ जाएंगी, और एसेट्स के नाम पे प्रीपेड हो गया, गुडविल इधर आ जाएगा, पेटेंट्स इधर आ जाएंगे, ट्रेडमार्क्स भी इधर आ जाएंगे, व्हीकल्स इधर आ जाएगा। सेम वे लाइबिलिटी साइड से लाइबिलिटीज इधर आ जाएंगी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
प्री रिसीव्ड इनकम्स, अगर से ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, तो उनका अगर लोन लाइबिलिटीज में दिया हुआ है चाहे एसेट्स में दिया हुआ है, वो यहाँ नहीं आता। पार्टनर्स का लोन यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता है पार्टनर्स को छोड़ के किसी का भी लोन हो, चाहे अगर उनके किसी रिलेटिव का लोन है वो इधर आ जाएगा, अगर मदर का लोन है, वाइफ का लोन है, ब्रदर का सिस्टर, किसी का भी लोन होगा, वो सारे लोन इधर आ जाएंगे, बट पार्टनर का खुद का लोन इधर नहीं आएगा। तो मिसेज एज लोन, अगर से ए और बी दोनों की वाइफ से लोन लिया गया था तो मिसेस बीज लोन, ये सब लाइबिलिटीज में दिया हुआ है। बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का एक नाम और है एम्प्लॉइज सेविंग्स बैंक, ये इधर आ जाता है। अब क्या करना है आपको, ये आपने यहाँ पे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। अब हम जो भी एसेट्स हैं उनको सेल करेंगे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हमें फर्क पड़ता है कि एग्जैक्टली सेल कितने में हुई है। वो जो प्रॉफिट है लॉस है वो अपने आप नेट बैलेंस आ जाएगा। आपको किस चीज पर ध्यान देना है कि एग्जैक्टली सेल कितने में हुई है। मान लो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की थी एंड प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड रुपीज 80,000, तो मैं यहाँ पे बाय बैंक या कैश के अंडर प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए लिख दूंगा। अंदर इनर कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगा। तो कोई भी एसेट में जितने में भी बेच रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव कि हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, वो बाय बैंक या बाय कैश के अंडर आ जाएगा। बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक लिखेंगे। तो बाय बैंक प्लांट एंड मशीनरी आ गया। फिर इसके अलावा मान लो प्लांट एंड मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। अगर मैं 10% के लॉस में बेच रहा हूँ तो मैं 10% लेस करके बेच रहा हूँ, तो 1 लाख का 10% लेस करेंगे तो 90,000 आएगा। तो बाय बैंक प्लांट एंड मशीनरी 90,000 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% ऐड करके लिख देंगे। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमने बेचा कितने में, वो अमाउंट यहाँ आएगी। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट सेल का अमाउंट रखा होगा तो वो लिख देंगे यहाँ पे। तो सारे एसेट्स जो यहाँ पे हमने ट्रांसफर किए, इनकी जितनी भी सेल होगी वो बाय बैंक या बाय कैश के अंडर आती रहेगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी है और उसको भी सेल कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट है मतलब जो बुक्स में नहीं था, एसेट्स में नहीं दिया होता, बट उसको हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ बुक जो बैलेंस शीट में थी वो आइटम्स ट्रांसफर होती है, बट बाय बैंक में अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आएंगे, उनकी जो सेल होगी, और जितने में सेल होगी इररिस्पेक्टिव वो कितने के थे, बट जितने में बिके हैं हमें उससे मतलब है, तो बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा हो, जैसे से लैंड एंड बिल्डिंग है और पार्टनर भी कह रहा है यार ये लैंड एंड बिल्डिंग मुझे चाहिए, तो बाय बीज कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग, ये उसकी ना ड्राइंग्स कंसीडर की जाएंगी सॉर्ट ऑफ। जब आप बाय बीज कैपिटल लिख रहे हो तो बीज कैपिटल डेबिट हो रहा है क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो बीज कैपिटल डेबिट हो रहा है मतलब उसका कैपिटल हम रिड्यूस कर रहे हैं। देखो कैपिटल होता है जितना उसका स्टेक है, तो अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग लेके जा रहा है तो उससे उसका स्टेक कम हो जाएगा। जब वो पैसे लेके जाता है तब भी तो वो ड्राइंग्स होती है ना एसेट, और वो एसेट होते हैं कैश, अगर वो कैश लेके जा रहा है। तो अगर कोई और एसेट भी लेके जाएगा तो तब भी वो ड्राइंग्स कंसिडर की जाएंगी, तो वो उसके कैपिटल से डिडक्ट हो जाएंगी। तो अगेन जिस प्राइस पे वो लेके जा रहे हैं वो यहाँ आएगा। फिर एक चीज, अगर से पार्टनर बी टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग बाय पेइंग कैश लिखा है, ठीक है, एक है पार्टनर बी टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट रुपीज 2 लाख, तो बाय बीज कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए आ गया। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है पार्टनर बी टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग बाय पेइंग कैश ऑफ रुपीज 2 लाख, तो फिर वो बाय बैंक के अंडर आएगा, फिर बी का नाम नहीं लिखेंगे। फिर ड्राइंग्स कैसे हैं, जब वो उसके बदले पैसे दे रहे हैं तो वो ड्राइंग्स तो नहीं हुई, ड्राइंग्स होती है जब वो पैसे नहीं देता तो उसका कैपिटल हम रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर वो पैसे दे रहा है तो फिर वो बाय बैंक के अंडर ही आएगा। सेम वे लायबिलिटीज की पेमेंट टू बैंक में आ जाएगी, टू बैंक या कैश से क्रेडिटर्स को हमने पे किया, जितना भी हमने पे किया वो इधर आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी अगर पेमेंट हो रही है तो वो इधर आ जाएंगी। अच्छा मान लो पार्टनर ए कहता मैं अपनी वाइफ का लोन मैं ही पे ऑफ कर दूंगा, ये मिसेज एज लोन था ना, तो हम उसको उसका क्रेडिट देते हैं कि गुड
तो बाय एज कैपिटल मिसेज एज लोन और अमाउंट इधर आ जाएगा। बाय एज कैपिटल मिसेज एज लोन और अमाउंट इधर आ जाएगा, ठीक है। जब ये सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी तो आपको एडजस्टमेंट्स में एक आइटम और दिखेगी, वो है रियलेशन एक्सपेंसेस। मैं भी बेसिकली कराऊंगा आज। रियलेशन एक्सपेंसेस होता क्या है, देखो आप जब फर्म बंद करते हो तो एसेट्स एकदम से नहीं बिक जाते। आपको 10 जगह कॉल करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, OLX पे डालोगे, तो काफ़ी बार इन चीज़ों में खर्चा भी होता है। तो जो भी खर्चा होगा उसे हम रियलेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वो टू बैंक या कैश के अंडर आ जाएगा, रियलेशन एक्सपेंसेस के नाम से, और वो बैंक के अंडर आ जाएगा या कैश के अंडर, जैसा भी है। तो जो भी रियलेशन एक्सपेंसेस हैं वो हमें पे ऑफ करने होते हैं। जब सारी एडजस्टमेंट सब खत्म हो जाएंगी, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज पेड। लाइबिलिटीज आर ऑलवेज पेड। अगर कोई भी लाइबिलिटी ऐसी है जिसकी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी और अभी तक हमने पे ऑफ नहीं किया है, तो वो सेम टू सेम अमाउंट पे ऑफ कर देते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल मिसेज एज लोन तो ए ने कहा मैं दे दूंगा, मिसेज बीज लोन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, बीज का मिसेज बीज लोन पे ऑफ कर देंगे। तो टू बैंक मिसेज बीज लोन और पे ऑफ कर देंगे। बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ तो बैंक लोन पे ऑफ कर देंगे, बट लाइबिलिटीज आर ऑलवेज पेड, ठीक है। लेकिन 3 चीज़ों की पेमेंट नहीं होती यहाँ से, क्योंकि वो एक्चुअल में लाइबिलिटीज नहीं है, वो एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजंस हैं। डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेप्रिसिएशन की आप किसी को पेमेंट ना करते हो, मेरी कार की वैल्यू गिर गई यार ये ले पैसे, ऐसा कुछ नहीं होता। इन IFF की भी पेमेंट नहीं होती, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी पेमेंट नहीं होती। तो लाइबिलिटीज आर ऑलवेज पेड बारिंग दीज 3, ठीक है। और आपको इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, डिप। मेरे को क्या कहते हैं, डोमिनोज से गार्लिक ब्रेड स्टिक्स चाहिए, लेकिन मुझे डिप फ्री चाहिए। मैं पीछे पड़ा हूँ, नहीं मुझे डिप फ्री दो, ठीक है। या उनका ऑफर चला हुआ है कि आप गार्लिक ब्रेड स्टिक्स ऑर्डर करो और आपको डिप फ्री मिलेगी। तो डिप की पेमेंट नहीं करनी है, ईजी रहेगा याद करना। डिप इज डेप्रिसिएशन, IFF एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करोगे तो आपका थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वो ये है कि जब आप बाय बैंक की अमाउंट लिखते हो ना, तो इनका अमाउंट अंदर लिख के टोटल बाहर लिख दो। इससे क्या होगा, जब फाइनल टोटल किया जाएगा तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कम हो जाएंगी टोटल करने के लिए। सेम वे जो इधर जितना भी टू बैंक हुआ था, पहले अंदर लिखा फिर टोटल बाहर लिख दिया, मेन वाले कॉलम में लिख दिया, अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है कि सबका टोटल बाद में बाहर लिखना है, पहले बाय बैंक का अमाउंट अंदर लिख के फिर टोटल बाहर लिख देंगे। अब क्या करना है, अब दोनों साइड का टोटल होगा। If credit side is more than debit side, so we will write two profit on realization A B में डिवाइड कर देंगे। और अगर डेबिट साइड जा रहा है तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट A इज कैपिटल B इज कैपिटल में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या करना है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करना है। तो फंडाइज पहले आप एसेट्स को ट्रांसफर करोगे, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे, और इन्हीं एसेट्स से लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। मैं आपको जो फॉर्मेट भेजूंगा सिर्फ वही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। हमें एसेट साइड से किस को ट्रांसफर नहीं करना, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। एसेट साइड से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं करना, जैसे गैप था ना, बट गैप मत याद करना क्योंकि गैप का गुडविल इधर आया हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट एंड P&L मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं करने हैं। दूसरा कैश और बैंक बैलेंस नहीं करना, और तीसरा पार्टनर का लोन नहीं करना। कैश बैंक क्योंकि उनका एंड में अकाउंट बनता है, और किसका पार्टनर्स लोन नहीं करना। लायबिलिटी साइड से क्या क्या नहीं करना, पार्टनर्स लोन नहीं करना, सारे रिजर्व्स नहीं करने। IFF को छोटे, IFF तो इधर आया है ना, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, कंटीजेंसी रिजर्व, WCF, ये सब इधर आता है, मतलब इधर नहीं आता। वो 5 तो छोड़ देने हैं, बट IFF इधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन है, वो सब एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन नहीं है, तो वो ट्रांसफर नहीं करने। पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं करना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं करने क्योंकि कैपिटल अकाउंट में वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। उनको छोड़ के सारे एसेट्स इधर, लायबिलिटीज इधर आ जाती हैं। फिर एसेट्स की सेल इधर आएगी, लायबिलिटीज की पेमेंट इधर आएगी। कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो टू बैंक के अंडर आ जाएगा। अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो बाय बीस कैपिटल आ गया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। लायबिलिटीज आर ऑलवेज पेड बारिंग डेट, सब लायबिलिटीज की पेमेंट करनी।